गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कमल पांडे आपके अपने चैनल फिजिक्स प्लस में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। क्लास 12th की फ़िज़िक्स में हम लोगों ने एक यूनिट और 2 चैप्टर उसमें जो शामिल थे उसको हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। फर्स्ट यूनिट हमारी जो है उसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और सेकेंड यूनिट का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आज से शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 3 और यूनिट 3 में केवल एक अकेला चैप्टर है। यूनिट 2 इसमें अकेला चैप्टर है, इसका नाम है 3 और चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। ये हमारा पूरा कंप्लीट है। इसको हमें देखना है। अब बोर्ड एग्ज़ाम के वेटेज के हिसाब से इस यूनिट से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लगभग सभी चैप्टर का मिलाया जाए तो इससे सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इस यूनिट को आप वेरी इम्पॉर्टेंट के तौर पे लेके चलिए। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसे आपको, और लगभग मान के चलिए कि 10 लेक्चर तक आई थिंक ये ही जा सकती है। तो आज हमारा इसका लेक्चर फर्स्ट चलने वाला है। क्या चलने वाला बच्चों? लेक्चर फर्स्ट। और इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम आपको इसकी चेकलिस्ट बता देते हैं इस यूनिट की। इस यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरी बात करंट डेंसिटी, तीसरी बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसके बाद इसमें आपका शुरू हो जाएगा ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस भी है एक छोटा सा टॉपिक। ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के बारे में है। इसके बाद है कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कंडक्टर पर या रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, तो वो तो उसी में रेजिस्टेंस वाले में इंक्लूड हो जाएगा, है ना। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, और किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, थर्मिस्टर। हो सकता है कोई टॉपिक छूट गया हो,
लेकिन लगभग मान के चलिए कि इतने टॉपिक हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं, है ना, जितना आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको लेके चलना है। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है ताकि बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों का जवाब आप सरलता से दे सकें। ठीक है, तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सबसे पहले आज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आ रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है क्या बच्चों? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर आवेश चल रहा है, अगर आवेश गतिशील है, मोशन में है, तो उसके द्वारा क्या बनती है? इलेक्ट्रिक करंट बनती है। आवेश अगर एक जगह स्थिर है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, जो कि हम पिछले 2 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम चार्ज को मोशन में देखेंगे। चार्ज जब मोशन में होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं होती, इलेक्ट्रिक करंट आ जाती है। ठीक है, तो समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका सूत्र होता है I = Q/T। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बट Q बराबर एक फार्मूला बचपन में आपने पढ़ा था NE, बचपन का मतलब इसके पीछे के चैप्टर्स में। तो I = हो गया NE/T। अगर इसकी यूनिट की कोई बात कर ले तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। लिखना है एम्पियर तो ऐसे लिखोगे, सिंबल के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखोगे। ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। ये सबसे ख़ास बात, ये कैसा है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। जितनी भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको बताई गई हैं उनमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी यही है, इलेक्ट्रिक करंट। फंडामेंटल क्वांटिटी, मूलभूत राशि है यह। ठीक है ना। और इसमें क्या जानकारी आपको चाहिए कि देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर भी कहा जा रहा है और इसके पास डायरेक्शन भी होती है। ये ऐसी क्वांटिटी है कि इसके पास मैग्नीट्यूड के भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये स्केलर है। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? अगर बात करें, डायरेक्शन इसकी होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये ध्यान देना है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलॉन्ग पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब प्रश्न ये बनता है कि डायरेक्शन अगर है तो फिर वेक्टर क्यों नहीं है? तो वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बस का होना ज़रूरी नहीं है। वेक्टर के जो एडिशन लॉ होते हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। तमाम तरह के वेक्टर के जो लॉज हैं उनको अगर फॉलो करती है कोई फिजिकल क्वांटिटी, तब वो एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी कही जाती है। सिर्फ ये देख लेने से कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, हम कह दें कि वेक्टर है, तो ऐसा गलत है। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ के जो उसके एडिशन के लॉ होते हैं यह उसका पालन नहीं करता है। इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी ना कह करके स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इतनी बातें थी। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। इसको समझो, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? कि आप मान लीजिए कि अगर हम मान लें कि हमारे पास Q = 1 कूलाम है, Q = 1 कूलाम है और T = 1 सेकंड है, तो I = निकल के आ जाएगा 1 एम्पियर। जो भी आपको फार्मूला I = Q/T का बताया गया, तो अगर आप Q और T की वैल्यू 1 1 रखोगे तो 1 1 कैंसिल होकर 1 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 1 एम्पियर = 1 कूलाम/1 सेकेंड।
यहाँ से आप बोल सकते हो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। और 1 एम्पियर की डिफिनेशन क्या बन जाएगी कि किसी कंडक्टर में यदि 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो हो रहा है, किसी कंडक्टर में यदि 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो हो रहा है तो उसमें बहने वाली करंट 1 एम्पियर कहलाएगी। इफ़ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड देन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है ना। अब ये भी हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है, करंट डेंसिटी। उसको देख लो। करंट डेंसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं धारा घनत्व। अब किसी भी चीज़ की अगर डेंसिटी को बताना है तो आप उसको पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट एरिया में अलग अलग तरीके से उसकी डेंसिटी को एक्सप्लेन करते हो। करंट की डेंसिटी बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है। द करंट फ्लोइंग इन पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी को हम लोग जे से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं, जे से। और जे का सूत्र हो जाएगा I/A। ये इसका फार्मूला हो गया। अगर I की वैल्यू तुम Q/T लिख दो तो जे का फार्मूला हो जाएगा Q/AT, क्योंकि आपको पता है कि I की वैल्यू Q/T होती है। और अगर आप Q की वैल्यू NE रख दो तो जे का फार्मूला हो जाएगा NE/AT। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, A है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, T है टाइम, J है करंट डेंसिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करो तो I/A के हिसाब से इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर नहीं है, इतना ध्यान देना। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठा होगा कि I स्केलर है और एरिया स्केलर है तो J स्केलर होगा। तो एरिया आप स्केलर नहीं कह सकते हो, एरिया को हम स्केलर नहीं कह सकते हैं। एरिया वेक्टर एक अलग फिजिकल क्वांटिटी ही होती है। सिंपल लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके एरिया निकाला, वो चलो ठीक है, लेकिन जो यहाँ एरिया हम अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर का तो उसको हम लेते हैं वेक्टर एरिया के फॉर्म में। और उस एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि आप ये समझ के चलिए कि हमारे पास ये अगर कंडक्टर है एक, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बना, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बना, तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का जो डायरेक्शन होगा ना वो जस्ट इसके परपेंडिकुलर, ये देखो ऐसे ऐसे निकल के आएगा इसके परपेंडिकुलर। तो इसके वेक्टर होने के कारण जे क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है। तो ये पिक्चर किसकी हो गई, करंट डेंसिटी की। इसको भी नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो चेकलिस्ट आपको बताई गई थी, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, और थर्ड में क्या था आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम देख लेते हैं क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। नहीं आया समझ में? चलिए समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई कंडक्टर अगर आपके पास है, किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रॉन होंगे और उस इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट बहेगी। यहाँ तक अगर आप समझ पा रहे हो तो बात पूरी सही यहाँ तक नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रॉन एक निश्चित चाल से नहीं चलते, एक निश्चित वेग से एक चालक के अंदर नहीं चलते हैं। कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो अनियमित होती है, जिगजैग होती है। लेकिन जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा जाता है तो जो उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं। उस समय जो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड होती है
जो वेलोसिटी होती है उनको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और अच्छे से देखिए, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है मान लीजिए। अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ये हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो पता नहीं कैसे हो रही है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। इस प्रकार से इनकी जो मोशन है वो रैंडम जिगजैग मोशन चल रही है। लेकिन जैसे ही हम इस कंडक्टर को के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तब क्या हो जाता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन थे वह एक निश्चित डायरेक्शन में एक निश्चित वेलोसिटी से चलना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से ये अलाइन होकर के एक निश्चित डायरेक्शन में चलने लगते हैं। और इस समय जो इनकी वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ जो इनकी वेलोसिटी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं कहलाएगी। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखी जाए तो इलेक्ट्रॉनों का चलने बस से नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जब चलेंगे तब इलेक्ट्रिक करंट बनती है। ये कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, और इसको हम लोग VD से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू याद रखिएगा 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। और जो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग है वो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होता है। बहुत ज़्यादा है इसके कंपेयर में। थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों की बहुत हाई होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वेरी लेस है। ये ध्यान देना, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और 10⁻6 मीटर पर सेकेंड ये थर्मल वेलोसिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये रहा। इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला भी पूछ लेता है कभी कभी, तो चलिए मैं इसी में इसका फार्मूला भी आपको निकाल के दे देता हूँ। तो डेफिनेशन लिखी ही थी, इसका फार्मूला भी समझ लेते हैं कि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है मान लीजिए, इसको हमने बाहर से ये बैटरी के माध्यम से मैंने पोटेंशियल इस पर अप्लाइड किया। इसकी लेंथ स्मॉल l थी, I करंट फ्लो हो रही थी। जब मैंने इस पर पोटेंशियल अप्लाई किया तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया और जो इलेक्ट्रॉन के मोशन चल हो रही थी तो वो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा था। तो V पोटेंशियल L लेंथ का और A क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई कंडक्टर है जिसके सिरों पर V विभव आरोपित किया गया, तब उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E बराबर सूत्र हो जाएगा V/L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट शुरू में ही लिखना पड़ेगा कि कोई हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ स्मॉल l है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है, उस पर V पोटेंशियल आरोपित करने से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर V/L। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ मोशन कर रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको उस तरफ ले जाना चाहेगा। तो कितना फोर्स काम करेगा, तो फोर्स का फार्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E है। तो स्मॉल e इंटू कैपिटल E, और ये जो फोर्स होगा तो इलेक्ट्रॉन के मोशन का अपोज करेगा, इसलिए फोर्स को निगेटिव दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोकेगा। लेकिन न्यूटन के हिसाब से हम फोर्स का फार्मूला जानते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। कोई पार्टिकल अगर मोशन में है तो न्यूटन ने उसके लिए फोर्स का फार्मूला बताया है मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -e कैपिटल E। एक्सीलरेशन का सूत्र हम जानते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उसको हम VD कहेंगे। क्या कहेंगे, VD। और इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक आने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। हम इसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम टाउ। और ये हमारा इधर का बचा रह गया।
हमने केवल फोर्स के जगह पर मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर मास लिखा था, एक्सेलरेशन के जगह पर वेलोसिटी अपॉन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम और टाइम एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नाम यहाँ दिया गया रिलैक्सेशन टाइम, और ये माइनस ई। अब आप टाउ को उधर भेज दो, एम को उधर भेज दो, तो वी डी का फार्मूला निकल के आ जाएगा माइनस ई कैपिटल ई टाउ बटे एम। ये तुमको क्या मिल गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला मिल गया। अब यहाँ से बता दो स्मॉल ई क्या है, कैपिटल ई क्या है, टाउ क्या है, एम क्या है, वी डी क्या है। स्मॉल ई है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इस प्रकार से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये फार्मूला हुई, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन हुआ, और इन पैरामीटर्स का आप जानो कि इनकी क्या मीनिंग होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। इलेक्ट्रिक करंट I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है VD, इन दोनों में हमको रिलेशन पता करना है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ स्मॉल l है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है। इसको हम क्या करते हैं कि बाहर किसी बैटरी के सोर्स से जोड़ देते हैं। ये पता है आपको कि बैटरी है। अगर इस प्रकार से एक ठो दिखाते हैं तो ये सेल है, लेकिन एक से ज़्यादा सेल अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी, है ना। इसमें ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। हमेशा जो इलेक्ट्रॉनों का मोशन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक करंट का मोशन होगा वो बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, है ना। क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की, और इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, अब यहाँ वही बात लिखनी है कि कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A। माना स्मॉल l लंबाई और a अनुप्रस्थ परिच्छेद का कोई चालक तार है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, a इंटू एल। वॉल्यूम समझ पा रहे हो ना, एरिया में लंबाई का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाता है, वॉल्यूम। अब आप मान लीजिए कि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन हैं। लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि पूरे वॉल्यूम में n का मल्टीप्लाई कर दो, NaL। अब मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन पर E चार्ज है, तो कुल चार्ज कितना हो जाएगा। लेट स्मॉल e बी द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर टोटल चार्ज Q बराबर NaLe। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उसमें E का मल्टीप्लाई हो गया। अब सूत्र लगा दो, I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। यहाँ आ जाइए, तो I इक्वल टू Q की वैल्यू है NaLe अपॉन T। लेकिन आपने बचपन में सूत्र पढ़ा होगा एक, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। स्पीड को यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD कहेंगे,
यहाँ से यहाँ तक में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है तो L कहेंगे, और साथ ही टाइम कितना लिया है तो T कहेंगे। T का मान यहाँ से निकाल लो, तो T बराबर L/VD। ये T का मान यहाँ ले जा कर के रख दो, या इसको समीकरण 1 नाम दे दो। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और जब T का मान रखोगे तो I बराबर मिल जाएगा NaLE/, जहाँ T लिखा है तो L/VD। L से L कट गया, VD ऊपर चला गया, तो I का फार्मूला आ गया NeAVD। ये फार्मूला मिल गया आपको। किस में रिलेशन आया? ये इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलासिटी में। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलासिटी। I बराबर NeAVD। फिर से देख लो, एक कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ स्मॉल l है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है, जिस कारण उसका वॉल्यूम कितना आ गया AL। अब मान लेते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? n और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया, NaL। अब मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E है, तो कुल चार्ज हो जाएगा Q बराबर NaLE। I बराबर फार्मूला होता है Q/T, Q की वैल्यू ला करके यहाँ रख दिया गया NaLE/T। फिर फार्मूला अप्लाई किया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो VD इक्वल टू L/T। यहाँ से T की वैल्यू निकाल लिया L/VD, और T की वैल्यू जा करके यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो फार्मूला हमको मिल गया I बराबर NeAVD। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ गया है। इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट एक हेडिंग और है छोटी सी इसी में, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन देखा, अब करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में देखना है। डायग्राम तो वही रहेगा, इसमें ज़्यादा पंचायत की आवश्यकता नहीं है। ये कहानी की भी कोई खास आवश्यकता नहीं थी, चलो लिखा है तो लिखा है कि एक कंडक्टर लेंथ स्मॉल l, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है। देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर I बराबर कितनी करंट बहेगी? अभी इस केस में हमने करंट को निकाला NeAVD, जस्ट अभी निकाल रहे हैं, तो ये हम सूत्र लिख लेंगे। परंतु बट वी नो दैट, परंतु हम जानते हैं करंट डेंसिटी J बराबर I/A। ये फार्मूला होता है करंट डेंसिटी का। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा J बराबर I की वैल्यू है NeAVD और बटे ये वाला A, तो A से A कट जाएगा, तो J बराबर हो जाएगा NeVD। J बराबर क्या मिल जाएगा? A से A कैंसिल, गुड, NeVD। याद रखिएगा ये रिलेशन हो गया करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। छोटा सा रिलेशन है ये। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला आपको पता चल चुका है, J बराबर I/A जानते हो, इसको यहाँ अप्लाई कर दोगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। इसको भी नोट करिए। एक टॉपिक और आता है नेक्स्ट, मोबिलिटी। आपके चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही टॉपिक चल रहे हैं बच्चों। मोबिलिटी क्या होती है? पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों की हो उसी को मोबिलिटी कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंडक्टर के अंदर इस्टेब्लिश कर दिया, अभी कंडक्टर था इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया। अब पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसी को बोला जाता है मोबिलिटी। और मोबिलिटी को लिखते हैं म्यू से। म्यू इक्वल टू हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, VD/E। तो इस फार्मूले से परिभाषा आप लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं।
और अगर इसकी यूनिट निकालने की बात आ जाए तो यूनिट VD/E होता है। तो VD हो गया, ध्यान देना, वेलोसिटी, और E हो गया पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो लेंथ कहाँ चला गया? ऊपर। इसको समझ के निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया ऊपर वेलोसिटी इनटू लेंथ। अब पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क और टाइम कहाँ चला गया? ऊपर। अब देखिएगा, वेलोसिटी को तुम लिखोगे लेंथ अपॉन टाइम इनटू लेंथ इनटू टाइम अब बटे वर्क। तो ये टाइम से टाइम कट गया, तो लेंथ का क्या हो गया? L² बटे W का क्या हुआ? W का हो गया ml² t-2, ml²t-2। तो ये L² भी तो कैंसिल हो गया। तो ये हो गया m-1 L0 t2, m-1 L0 t2। निकाल लीजिए, आई थिंक यही आना चाहिए, है ना। और यूनिट अगर निकालना है तो यहाँ से दो, VD/E था जैसे, तो ये वेलोसिटी हो गया, E हो गया। E को हमने क्या लिख दिया? ये, हाँ, VL लिख दिया। तो ये बन गया तुम्हारा मीटर बटे सेकंड। तो ये हो गया मीटर² बटे वोल्ट सेकंड। ऐसे याद कर सकते हो भाई, ये मीटर² हो गया, वोल्ट सेकंड हो गया अगर यूनिट लिखना हो तो। और दूसरे फॉर्मेट में लिखना है, यहाँ से लिखो, है ना, यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। एक बार डायमेंशन फार्मूला चेक कर लो, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। VD/E, तो VD/E की वैल्यू V/L चला गया ऊपर, VD को VD ही रहने दिया गया। ये मैंने क्या लिख दिया? W/Q, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है शायद, एक मिनट, यहाँ गलत है, इसको फिर से देखो। VD/E है ना, तो VD हो गई वेलोसिटी, E हो गया V/L, ऊपर चला गया। अब V होता है W/Q, तो VD/W, Q चला गया ऊपर, हाँ, W/Q चला गया ऊपर। अब देखिएगा, तो ये L/T कट गया, तो ऊपर QL और नीचे क्या बचा? W। Q होता है IT, तो एम्पियर, टाइम और L ये ऊपर मिल गया आपको। Q बराबर IT, एम्पियर टाइम L, और W होता है ml² t-2। अब ये सब ऊपर जाएंगे तो m-1 हो जाएगा, L-1 हो जाएगा, T3 हो जाएगा और A हो जाएगा। ऐसे करके निकलेगा, ठीक है ना। तो चेक कर लेना। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आपने 4 चीज़ें देखी, 4 का है 5 चीज़ें देखी। इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और लास्ट में मोबिलिटी, ठीक है। तो इसको 1-2 बार और ध्यान से देखोगे तो आपसे बनने लगेगा। और अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को, अपने इस चैनल को इतना फैला दीजिए कि हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ सके कि हम और अच्छे से मोटिवेट होकर के आपको और अच्छी जानकारी दे सकें। जो कुछ कमियां रह जाती होंगी तो उनको भी आप लोग शेयर करके बताओगे अगर हमारे साथ, तो हम उसको ज़रूर दूर करेंगे। धन्यवाद।